This is an extension of Lambert's law. Lambert's law का एक्सटेंशन है, लैम्बर्ट्स लॉ का एक्सटेंशन, लैम्बर्ट्स लॉ का एक्सटेंशन है और इसको अप्लाई पुट फॉरवर्ड इन 1852 में इसको जो है प्रपोज किया गया। और इसको हम लोग अप्लाई करते कहाँ हैं? एप्लीकेबल इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल इन सॉल्यूशन यानी आप सॉल्यूशन लेंगे, यहाँ पे आप क्या लेंगे? सॉल्यूशन लेंगे, ध्यान दीजिएगा। और इट इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग कहते हैं इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, ठीक। व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट when a monochromatic light is passed through a solution, is passed through a solution, when a monochromatic light is passed through the solution, the decrease in the intensity, the decrease intensity of the incident light, not only to the intensity of light, but also to the concentration of the solution. पहले एक बार लिख लीजिए तो बताएं।
लाइट की इंटेंसिटी घट रही है उससे थिकनेस पे ही डिपेंड नहीं करेगी। लिख लिया भाई, लिख लिया क्या? चले यस सर। देखिए तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, इस बात को समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि हम तो जब भी किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को ले रहे हैं, when a monochromatic light is passed through a solution, the decrease in the intensity of the incident light, तो जो लाइट की इंटेंसिटी है वो घटती है विद द थिकनेस ऑफ सोल्यूशन। ये तो आपने पढ़ा। वो इसके अलावा not only the intensity of light but also to the concentration of the solution, to the concentration of the solution। ठीक है, थिकनेस के अलावा हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन को भी देख रहे हैं, वो चेंज हो रहा है। तो when a monochromatic light is passed through a solution, the decrease in the intensity of the incident light with the thickness of solution is directly proportional to not only the intensity of light, ठीक, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे ही नहीं डिपेंड करेगा, आल्सो डिपेंड करेगा किस पे? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी आपका कंसंट्रेशन डाइल्यूट है कि कंसंट्रेट बहुत ज़्यादा है, इन बातों पे भी डिपेंड करेगा कि जो आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है। तो आइए इसको देखते हैं और इसी को ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको मालूम है लैम्बर्ट्स लॉ के हिसाब से मैथमेटिकली, देखिए मैथमेटिकली आप इसे कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या आएगा? माइनस डी आई अपॉन लैम्बर्ट्स लॉ की तरह लिख रहे हैं चलिए फिर सुन लीजिए क्योंकि बार बार बुलेट बोल रही है। हम लोग मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? माइनस डी आई, डी आई मतलब डिक्रीज कर रही है क्या चीज? इंटेंसिटी। और वो किस पर डिपेंड कर रही है? इंटेंसिटी पे, और साथ ही साथ किस पे? कंसंट्रेशन पे। माइनस डी आई अपॉन डी एक्स, स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल चेंज इन इंटेंसिटी, और आई आप जान ही रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इसी इक्वेशन को, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, यहाँ एक टर्म यूज करते हैं एप्सिलॉन आई सी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। ये कांस्टेंट एप्सिलॉन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। कार्ड मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, इसे हम लोग क्या कहेंगे? मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहेंगे। और इसकी वैल्यू जो है, हमने क्या कहा? इसकी वैल्यू जो है किस बात पे डिपेंड करेगी? देखिए इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन किस बात पे? जो लाइट यूज किया उसकी वेवलेंथ क्या है, ठीक। और साथ ही साथ जो एब्जॉर्बिंग सॉल्यूट है उसका नेचर कैसा है, यानी नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग सॉल्यूट, और नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग सॉल्यूट, और दूसरा है क्या चीज? दूसरा है आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज।
वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो इन बातों पे डिपेंड करेगी। देखिए, as we know that आपने लिखा था -di/dx इज इक्वल टू एप्सिलॉन और क्या लिखा था I इंटू सी। अब अगर इसी को हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हुए चले, इसी को थोड़ा, इसे इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक। तो अगर इसी को हम रीअरेंज करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं di/i कर दें और इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी इंटू dx कर दिए हैं, और यहाँ माइनस इधर कर दे लीजिए। आपने अभी इंटीग्रेशन किया था कल, तो एज बिफोर इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेट कर दीजिए। एज बिफोर इंटीग्रेशन अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इक्वेशन इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन इज इंटीग्रेटेड, ठीक, इंटीग्रेटेड बिटवीन द लिमिट्स हम लिमिट्स ले लेते हैं, और लिमिट्स क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो I इज इक्वल टू I0, ठीक। x इज इक्वल टू 0 टू x कर ले और I इज इक्वल टू I0 टू I कर लीजिए, बस दो लिमिट आपको मिल गया। तो यानी फाइनल और इनिशियल मिल चुका है। तो अब इसी का इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, इसे सेकंड में इंटीग्रेटिंग का ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा, di/i। फाइनल क्या है, I0 इनिशियल है और फाइनल क्या है, I इज इक्वल टू माइनस x0, अगर आपने लिया माइनस एप्सिलॉन सी dx, ये तो आएगा log i/i0। ये क्या कल बताया था, आई सर इसमें क्या चीज, फाइनल इनिशियल लिया है सर, ना। कुछ नहीं। तो हम इसका इंटीग्रेशन कल किए थे, तो क्या लिए थे, इसका लिए थे तो log i/i0, नेचुरल लॉग लिया था i/i0 दिखाया था। इधर क्या आ जाएगा, k x हो जाता तो एप्सिलॉन cx हो जाएगा, एप्सिलॉन cx बचेगा इधर, एप्सिलॉन cx यानी माइनस में एप्सिलॉन cx दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो इसी को थोड़ा चेंज कर लीजिए, इसको इधर ले आइए तो i/i0 इज इक्वल टू log e की पावर माइनस एप्सिलॉन cx आ जाएगा, या i बराबर आपका आ जाएगा I0 e की पावर एप्सिलॉन cx। ये आपका एक इक्वेशन हो गया, जो कल आपने इक्वेशन पढ़ा था उसी हिसाब से एक इक्वेशन ये भी हो गया। I इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस एप्सिलॉन cx, यानी ये इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इक्वेशन indicates that intensity of monochromatic light
decreases exponentially, decreases exponentially, exponentially from I0 to I, from I0 to I, from I0 to I, with increase in thickness and concentration, with increase in thickness and concentration, decrease in exponentially from I0 to I with increase in thickness and concentration. थिकनेस का मतलब आप क्या ले रहे हैं x, कंसंट्रेशन का मतलब क्या ले रहे हैं c. ध्यान दीजिएगा. intensity of light absorbed by the solution, absorbed by the solution when it passed through a length x, passed through a length x of the solution, will be. तो क्या हो जाएगा, I एब्जॉर्ब कर रहे हैं बराबर I माइनस I, तो I इंटेंसिटी इनिशियल कितनी थी 0 और ये माइनस I की वैल्यू उठा के रख दीजिए, उठा के यहाँ पे रखेंगे अगर ये वाली वैल्यू तो हमारा हो जाएगा I एब्जॉर्बिंग मिल जाएगा I0 माइनस I0 e की पावर माइनस एप्सिलॉन ई सी एक्स, यानी एप्सिलॉन सी एक्स. अगर आप चाहें तो यहाँ कॉमन ले लीजिए, I0 अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ई की पावर एप्सिलॉन सी एक्स, ये I एब्जॉर्ब हो गया. ये इक्वेशन आ गया भाई, ये इक्वेशन आपका आ गया. इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन बनाया भी था, याद होगा. इसे इक्वेशन दिया था क्या, उस समय दिया था 2a ना, इसे उस समय 2, इक्वेशन थर्ड, इसमें थर्ड ए मार दे रहे हैं. चलो थर्ड ए, तो थर्ड ए को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं. इधर वाला देखिए, इधर वाला कर देते हैं. अब लॉग को हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दें. लॉग को लॉग बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए दिस इक्वेशन देखो, log x बराबर 2.303 log बेस 10 होता है. नेचुरल लॉग को log बेस 10 में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगा क्या, 2.303 ना log I अपॉन I0 इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी एक्स. अगर आप इसे चाहें तो आप लिख सकते हैं log I अपॉन I0 इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी एक्स अपॉन 2.303. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आपको याद होगा. एप्सिलॉन कांस्टेंट ही है, एप्सिलॉन जो है कांस्टेंट ही है, 2.303 कांस्टेंट भी है. तो आप चाहें तो इस इक्वेशन को जो है, ये वैल्यू क्या होती है, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप इसे लिख सकते हैं, मान लीजिए k डैश मान लिया, माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2.303 होता है ये. तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, log I अपॉन I0, इसको लिख सकते हैं k डैश इंटू सी एक्स.
K dash into Cx. या हम कहिए यहाँ एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो यहाँ एप्सिलॉन डैश मान लें, ये एप्सिलॉन डैश भी मान सकते हैं, एप्सिलॉन डैश कर देते हैं, एप्सिलॉन डैश माइनस एप्सिलॉन डैश हो जाएगा एप्सिलॉन डैश Cx। इसे हम लोग कहते हैं मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। इसे क्या कहते हैं? मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम। एब्जॉर्बिंग मीडियम, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम कहते हैं। ठीक, तो इसे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? चाहे इसे आप कहिए मोलर एब्जॉर्बिविटी कहिए और चाहे मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहिए। आल्सो कॉल्ड मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट और मोलर एब्जॉर्बिविटी। मोलर एब्जॉर्बिविटी, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्बिविटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन। अगर आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को देखिए। इसे इक्वेशन नंबर हमने कौन सा दे दिया भाई? ये। तो आप इसे इक्वेशन नंबर हमने दे दिया आपको, मान लीजिए 3 या 4 दे देते, 4। ये 5 ले लेते हैं, 5 दे देते हैं। I0 बराबर माइनस एप्सिलॉन डैश Cx। अगर हम इसी को ऊपर कर दें, I0 को ऊपर कर दें, ध्यान दीजिएगा, I0 को अगर ऊपर कर दें तो ये चीजें भी चेंज हो जाती है ना। तो चाहे तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं या हम इस लॉग को इधर कर दें, लॉग को इधर कर देंगे तो I अपान I0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस एप्सिलॉन डैश Cx, यानी I इज इक्वल टू I0 एप्सिलॉन माइनस, ये भी इक्वेशन आ सकता है, ये भी इक्वेशन आपका दिखाई दे सकता है। अब देखिए, हैव फॉलोइंग लिमिटेशन, हैव फॉलोइंग लिमिटेशंस, हैव फॉलोइंग लिमिटेशंस। इसके ये फॉलोइंग लिमिटेशंस होते हैं। पहला, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। पहला देखिएगा, दिस लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। दिस लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन अभी हमने बताया था, हैविंग सिंगल वेवलेंथ, लाइट रेडिएशन हैविंग सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक अगर रेडिएशन है तो उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो दिस लॉ होल्ड्स गुड फॉर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के लिए ये लॉ एप्लीकेबल होगा। दूसरा, this law holds good only for dilute solution,
ठीक है भाई, दिस लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये हम लोग इसको अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हायर कंसंट्रेशन होगा, क्या होगा? एट हायर कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन हाई रहेगा, तो कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो आयंस के बीच में इंटर आयनिक इंटरेक्शन डेवलप करेगा। ठीक, कंसंट्रेशन हायर होगा तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन occurs between the ions, ठीक है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन होगा आयंस के बीच में, इंटर आयनिक इंटरेक्शन अकर्स होगा बिटवीन द आयंस। जैसे देखिए ए और बी है, सॉलिड है, पानी में डिजॉल्व किया आपने, ए प्लस और बी माइनस में टूटा, तो इनके बीच में इंटर आयनिक इंटरेक्शन डेवलप करेगा, इनके बीच में इंटर आयनिक इंटरेक्शन डेवलप करेगा। तो ये क्या करेंगे? ये ऑटोमेटिक है, जो एब्जॉर्प्शन होगा उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? डिस्टर्ब द एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये क्या है? यही है इंटर आयनिक इंटरेक्शन। इंटर आयनिक इंटरेक्शन disturb the absorption of incident radiation, यानी ये एब्जॉर्ब। तो इसलिए हम लोग हमेशा इसको कहां अप्लाई करते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। बीयर्स लॉ को हम लोग हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे। तीसरी बात करते हैं, टेम्परेचर को हमें हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ेगा। शुड रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, शुड रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, शुड रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्यों? अगर आप टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो जो एब्जॉर्प्शन बैंड होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। देन जो एब्जॉर्प्शन बैंड बनता है, यानी एब्जॉर्प्शन के बाद जो दिखाई देगा, शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड बैथोक्रोमिक इफेक्ट। कॉल्ड, ये सब सेकेंड ईयर में पढ़ा है भाई, बैथोक्रोमिक हिप्सोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक इफेक्ट, ये हो गया बैथोक्रोमिक इफेक्ट। When an incident light half wavelength 3000 angstrom was allowed to pass through 2 mm thick Pyrex glass, thick. The intensity of radiation was, radiation was
reduced to 1/10, reduced to 1/10, 1/10 of its initial value, of its initial value. What part of some radiation? What part of some radiation? What part of some radiation will be absorbed? Will be absorbed. हम मीडियम की लेंथ कम कर दिए. Will be absorbed by 1 mm थिक ग्लास. ध्यान दीजिएगा, आपको ग्लास की जो है मोटाई जो है mm जो है कम कर दिया. ठीक है भाई, आपको दिया जो गया है x बराबर कितना दिया है? x बराबर 2 mm दिया है. फर्स्ट केस को देखिए आप ध्यान से. x बराबर 2 mm दिया है, यानी सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर. और कह रहा है जो IT अपन I0, सॉरी, ये कितना दिया? 1/10 का है. देखो, रिड्यूस टू 1/10 यानी 1/10 दिया है. अब लैम्बर्ट्स लॉ लगा लीजिए. अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ क्या है? log IT अपान I0 इज इक्वल टू माइनस k डैश इंटू एक्स. पढ़ाएंगे इसको, k डैश इंटू एक्स. अब सेकंड केस में इन्होंने क्या कर दिया? सेकंड, अब k की वैल्यू, k डैश की वैल्यू बताया कैसे निकालते हैं. अब सेकंड केस में अगर आपको याद हो 0.2 की जगह 0.1 कर दिया, तो पूछ रहा है कि आपका क्या होगा? IT अपान I0 की वैल्यू क्या होगी. तो इसको लगाइएगा, लगाने के बाद कल बताइएगा. ठीक. सेकंड केस में क्या दिया है? सेकंड केस यहां x बराबर 1 mm कर दिया है, यानी 0.1 सेंटीमीटर. अब आपसे पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ सम रेडिएशन विल बी ऑब्जर्व. यानी आपने पहले केस में और दूसरे केस में दोनों में मीडियम थिकनेस चेंज कर दिया है, सिर्फ थिकनेस चेंज कर दिया है. तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, आपको मिल जाएगा. ठीक. सर ये एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू कहाँ से आएगी? कौन सी? k डैश की. यस सर. तो k डैश की वैल्यू देखो हमने निकाला नहीं है. तो सर फिर उसमें k अपॉन 2.303 है, फिर k की वैल्यू कहाँ से आएगी? क्या चीज? सर उसमें भी k की वैल्यू कहाँ से आएगी? अरे भाई, आपने क्या क्या रखा? ये वैल्यू हो गई कितना? 1/10 log 1/10 है इज इक्वल टू माइनस k डैश 0.2. आ गया नहीं से? अरे ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू नोन है, यही तो अननोन है. आ जाएगा ना? यस सर, देखते हैं. अब इससे k डैश आ जाएगा, इससे k डैश की वैल्यू आ गई तो आप इससे निकालेंगे तो आपको k डैश की वैल्यू मिल जाएगी. फिर सेकंड केस में निकाल लीजिए, और जब निकालेंगे k डैश की वैल्यू यहां पे जान लीजिए कितना आएगा, जानते हैं? 5. लॉग की वैल्यू तो टेबल से निकालनी पड़ेगी. हाँ, लॉग की वैल्यू टेबल से ही कैलकुलेट होगी. लॉग की वैल्यू टेबल से ही कैलकुलेट होगी. तो आप इसको चाहे तो log 1 माइनस log 10 कर लीजिए. log 1 की वैल्यू अब हमेशा 0 होती है. -1 यानी -1 आ रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस.
प्लस हो जाएगा तो k डैश बराबर 1/0.2 हो जाएगा। 0.2 का मतलब 10/2 यानी 5 आ रहा है। सॉल्व कर दें? देखिए ओके सर, ठीक है। log 1 आ जाएगा माइनस log 10 इज इक्वल टू माइनस, हाँ सर रिकॉर्डिंग लगा दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है मेरी। बस अब बंद भी कर दे रहे हैं, टेंशन ना लो, बंद कर दे रहे हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो बताइए कल, ठीक है? थैंक यू। तो इतनी इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करिएगा। इसके आगे कल हम लोग पढ़ा जाएगा लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ठीक, थैंक यू।